इंट्रोडक्शन इसका भी लिखना होगा। तो एक तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जो कला और संस्कृति होता है किसी भी समाज का या किसी भी राष्ट्र का क्या होता है, दर्पण होता है, आईना होता है ना, जिसमें उस समाज का पूरा प्रतिबिंब क्या होता है, उजागर होता है। और पाल कला के संदर्भ में भी मतलब सेम चीज़ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मूर्ति कला या फिर स्थापत्य कला या फिर चित्रकला या फिर मृण मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। या फिर एक दूसरे लाइन से उठा सकते हैं कि जो कला और संस्कृति का सिलसिला शुरू किया गया था किसके द्वारा, मौर्यों द्वारा और गुप्त साम्राज्यों द्वारा, उसको समृद्ध और विकसित किसके द्वारा किया गया, पाला शासकों के द्वारा। मतलब जो पाल शासक थे, मौर्य और गुप्त शासकों द्वारा स्थापित किए गए कला और संस्कृति को क्या किए, समृद्ध और विकसित किए। और इसी क्रम में इन्होंने स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला इत्यादि कलाओं के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे हम निम्न प्रकार से देख या समझ सकते हैं ना। अब देखिए, पाल कला जो विकसित हुआ तो इसमें पाल शासकों का बहुत ही बड़ा योगदान था। साथ ही पाल शासकों के समय में जो कुछ बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे या बौद्ध के जो महाविद्वान हुआ करते थे बौद्ध धर्म के, उनका भी योगदान हमें देखने को मिलता है पाल कला में। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मूर्ति कला, स्थापत्य कला और चित्रकला, यानी पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर। मूर्ति कला में हमें क्या क्या देखने को मिलता है जी, स्टोन स्कल्पचर, और ब्रोंज स्कल्पचर, टेराकोटा। आर्किटेक्चर में क्या क्या देखने को मिलता है, तो आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है महाविहार, टेम्पल और स्तूपा और मिसलेनियस में रख दीजिए कुछ। पेंटिंग भी दो प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन कौन पेंटिंग देखने को मिलता है जी, एक म्यूरल पेंटिंग और दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट, यानी इसको भित्ति चित्र बोलते हैं और इसको हस्तलिपि। महाविहार था, मंदिर था, स्तूपा था, अन्य। यहाँ पे देखिएगा प्रस्तर मूर्ति, कांस्य मूर्ति और यहाँ पे मृण मूर्ति। तो जो पाला मतलब कला में देखेंगे हम लोग, पाल कला में, तो इसमें हम लोग प्रस्तर मूर्ति देखेंगे, कांस्य मूर्ति देखेंगे, मृण मूर्ति देखेंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर में महाविहार, टेम्पल, स्तूप, अन्य। इसके बाद हम लोग चित्रकला में देखेंगे कि भित्ति चित्र और हस्तलिपि ना। इतना वर्ड तो ये सारे समझ में आ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं सर, नहीं मिटाइएगा सर। चलिए मूर्ति कला हम लोग देखते हैं। पाल मूर्ति कला, देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इंट्रोडक्शन में आप लोग को क्या लिखना है कि जो कला और संस्कृति का मतलब जो सिलसिला या जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था मौर्य और गुप्तों द्वारा, उसी को समृद्ध और विकसित करने का काम किन्होंने किया है, तो पाल शासकों द्वारा किया गया है। और इसमें योगदान जो पाल शासन के समकालीन जो भी मतलब बौद्ध भिक्षु थे या बौद्ध विद्वान थे, उनका भी योगदान है। अब आप लोग को एक मन में डाउट आ रहा होगा कि बौद्ध जो विद्वान है उनका मतलब कैसे योगदान है। देखिए आज भी आप लोग बहुत सारा किताब पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो किताब का जो जैसे मान लो ये पेज है और इस पे ना लिखा रहता है जो भी मटेरियल आपका लिखा गया है, और इस के जो साइड साइड में जो बचता है पेज, इस पे कलाकारी किया गया है। इस पे कलाकारी किया गया मतलब सुंदर सुंदर चित्र बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, और इसी को हम लोग चित्रकला में पढ़ेंगे। और ये किताब किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये विद्वानों द्वारा लिखा गया है। तो ये चीज़ इसीलिए मतलब बौद्ध विद्वानों का भी यहाँ पे योगदान है कला के क्षेत्र में। बाकी अगर कला के क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं तो मूर्ति कला में सबसे बड़ा योगदान के लिए दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, धीमन एवं बिठपाल। ये कहाँ के थे? नालंदा निवासी थे। नालंदा निवासी थे ये, मतलब नालंदा के रहने वाले थे, धीमन और बिठपाल। और ये पिता और पुत्र थे। ये पिता थे इनके किसके? बिठपाल के। और बिठपाल पुत्र हैं कि इनके? अधीमन के। और ये समकालीन है। धीमन है ध से धीमन, ध से धर्मपाल, और जो बिठपाल हैं ये समकालीन है किनके? देवपाल। और धर्मपाल और देवपाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये पाल शासक थे ना, नालंदा निवासी थे। धीमन पिता हैं बिठपाल के और बिठपाल पुत्र हैं धीमन के। और ये दोनों लोग मूर्तिकार ना, चित्रकार और कांस्य प्रतिमा बनाने में क्या थे ये जी? निपुण थे। देखिए पाल कला का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है मूर्ति कला में, क्योंकि पहली बार यहाँ पे कांस्य प्रतिमा का प्रयोग हो रहा है जो सांचे में ढाला जा रहा है। सांचे में ढालने की प्रक्रिया, द्वारा मूर्ति का निर्माण इन्होंने ही ये स्थापित किया था, धीमन और ये लोग मूर्तिकार चित्रकार थे ना? क्या चीज? ये लोग आर्टिस्ट थे ना? हाँ, मूर्ति बनाते थे, परस्तर भी मूर्ति भी बनाते थे, चित्रकारी भी करते थे, और कांस्य प्रतिमा भी बनाते थे। और कांस्य प्रतिमा जो सांचे में ढालने की जो प्रथा है, इनके द्वारा पाल कला में शुरू किया गया है, जिसको हम लोग कास्ट इमेज बोलते हैं इंग्लिश में। एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, कास्ट इमेज यानी सांचे में किस प्रकार के धातु को ढाला जाता है? बताइए तो। सांचे में? हाँ, पिघला हुआ वस्तु को? हाँ, पिघला हुआ मेटल को? पिघला हुआ मेटल को ढाला जाता है, लेकिन उस मेटल को ही सांचे में ढाला जाता है जो जमने पर यानी ठोस रूप प्रदान करने पर क्या होता है? फैलता है। हाँ। तभी वो सांचा में सही से मतलब ढला पाता है। चलिए इतना मतलब ये तथ्य है, इसको याद रखना है, मतलब कन्फर्म याद रखना है। धीमन, ध से धीमन, ध से धर्मपाल, ये पाल शासक हैं, ये पाल शासक हैं, और ये कलाकार हैं।
कहाँ से हैं तो नालंदा निवासी हैं, पिता पुत्र हैं। धीमन धर्मपाल के समकालीन था और बिठपाल देवपाल के समकालीन था। ये मूर्तिकार, चित्रकार और कांस्य प्रतिमा बनाने में निपुण थे। कांस्य प्रतिमा कहाँ किस प्रकार से बनाया जाता था? सांचे में ढाल करके बनाया जाता था। इसीलिए पाल कला में जो मूर्तियाँ बनी है बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं और इसको कास्टिंग इमेज भी बोलते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। थोड़ा सा अगर लिखना प्रारंभ कीजिएगा अगर आप लोग तो लिखिएगा कि मतलब पाल कला में मूर्ति बनाने की जो प्रक्रिया थी या पाल कलाकारों द्वारा जो मूर्ति बनाया गया था वो बहुत ही मतलब क्या थी, मतलब सर्वोत्कृष्ट थी, उत्तम थी ना। और ये बनाया गया किसके द्वारा? आप देखिए धीमन और बिठपाल द्वारा। अब मिला कहाँ से है स्थान इसका, मतलब मिला कहाँ से है तो मिला है नालंदा से, गया से और क्रुकिहार है आपका जगह का नाम। क्रुकिहार, अंतिचक, इमादपुर, पहाड़पुर इत्यादि जगहों से मिला है। और ये जो पाल शासन था किसके क्षेत्र में था जी? बताइए अमरदीप जी। पाल शासन। हाँ पाल बताइए, शासन। एक बार पूछ लेते हैं ना पाल शासन कहाँ पे था। सर हम बताएं। हाँ बताइए ना। बंगाल और बिहार मतलब कि मतलब बिहार के क्षेत्र में, मतलब थोड़ा सा बिहार, मतलब आधा बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। हाँ, जो पाल शासकों ने शासन किया तो वो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शासन किया, बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखिएगा तो प्रेजेंट टाइम में ये बिहार है आपका, पश्चिम बंगाल है और कुछ बांग्लादेश वाला हिस्सा है, उड़ीसा वाला भी हिस्सा है। तो ये क्षेत्र था, झारखंड भी रहेगा इसमें। ये वाला मतलब इनका क्या था, क्षेत्र था पाल शासकों का। तो अब ये सी बात है, जब यही वाला इनका क्षेत्र है तो यहीं पे इनका साक्ष्य भी मिलेगा। अब देखिए जो गया में क्रुकिहार है तो यहाँ से मिला है एक मंदिर संख्या 13 हुआ है, मंदिर संख्या 13। अब यहाँ पे डाउट आ रहा है कि आखिर मंदिर संख्या 13 क्या है? हाँ सर। जी सर। मंदिर संख्या 13 में डाउट आ रहा है ना। अच्छा, अजंता की गुफा का नाम सुना है आप लोग? हाँ सर। हाँ वहाँ पे, हाँ सर सुना वहाँ सर। पे कितना गुफा है? महाराष्ट्र में हाँ महाराष्ट्र में अजंता की गुफा 32 है सर। हाँ, तो वैसे ही 32। हाँ 32 है, मतलब पास पास में ये सारे वो गुफाएं हैं। तो इसीलिए उनको अपने सुविधा के लिए नामांकन कर दिया गया कि मतलब 1 है, 2 है, 3 है। तो वैसे ही मतलब एक जगह जब आसपास में ज़्यादा मंदिर मिलता है तो उस मंदिर को क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। तो वही है ये जो नालंदा में मंदिर संख्या 13 जो है, यहाँ से धातु का जो इमेज है यानी कांस्य इमेज है, धातु प्रतिमा का साक्ष्य मिला है। और ये धीमन और बिठपाल तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये धातु को गलाने, मतलब ये धातु को गलाने तथा सांचे में ढालकर मूर्ति का निर्माण। इससे ये भी मालूम चलता है कि पाल काल समय में ही लोग मतलब मेट्रोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके थे कि धातु को गला रहे हैं और गला करके फिर सांचे में उसको क्या कर रहे हैं, मूर्ति का रूप दे रहे हैं ना। और ये संख्या कहाँ, मंदिर संख्या 13 याद रखिएगा नालंदा के,
कहाँ ये जगह? नालंदा। चलिए, इनके द्वारा किस किस चीज का मूर्ति बनाया गया है? तो मूर्ति बनाया गया है प्रस्तर का। कहां से आई इमेज देख लिया आप लोग? और मृण मूर्तियां, जो माटी से मूर्तियां बनता है उनको पका दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृण मूर्ति बोलते हैं। अब देखिए, जो पाल शासक थे ये किससे प्रभावित थे जी? पाल शासक किससे प्रभावित थे? बंगाल से। बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। बहुत बौद्ध धर्म। हाँ, बौद्ध बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तो जब बौद्ध धर्म का प्रभाव था तो यहाँ पे इनके कला में, इनके संस्कृति में बौद्ध धर्म का रूप देखने को मिलेगा ना। जैसे आज भी देखते हैं, जो व्यक्ति जिस धर्म से प्रभावित होता है कहीं ना कहीं कला का वहाँ पे समावेश भी देखने को मिलता है। जैसे आप लोग आसपास अपने ऑब्जर्व कीजिएगा तो जो लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं उनके घरों में ना, या मतलब जो भी घर बनता है उनके द्वारा, तो उसमें इस्लाम जो कला को मतलब प्रदर्शित करने का जो सिंबल होता है वो चीज़ वहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेम चीज़ होता है हिंदू धर्म का भी मानने वाले लोगों को देखिएगा तो उन लोगों को भी घरों का जो डिजाइन होता है, बनाया जाता है, तो उसमें जो मतलब यहाँ का जो अपना कला और संस्कृति है वहाँ वो देखने को मिल जाता है। तो बौद्ध धर्म का ये इन पे बहुत मतलब ज़्यादा प्रभाव था, बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो ये जितने इमेज बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व दिया इन्होंने। तो महत्व किसको दिया गया इनके द्वारा? बौद्ध धर्म को। हालांकि ये महाविहार बना रहे हैं, जैसे धर्मपाल ने 2 महाविहार बनाया था। कौन कौन बनाया था जी? शायद एक बनाया था विक्रमशिला, और एक विक्रमशिला, एक नालंदा। नालंदा नहीं सर, नालंदा भी बना दिया था। नहीं वो नहीं बना था। हाँ, विक्रमशिला और सोमपुरी महाविहार। सोनपुर, बांग्लादेश वाला सर। हाँ, हालांकि इसका अवशेष अभी नहीं है, खत्म हो चुका है, और इसका अवशेष कुछ मिलता है। तो ये महाविहार जो बनता था स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे इसको हम लोग? स्थापत्य कला में। तो ये महाविहार बनता किस लिए था जी? इसका बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए। हाँ, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, यानी निवास केंद्र के लिए, निवास स्थान के रूप में, या फिर शिक्षण संस्थान के रूप में, यही इसका प्रयोग होता था ना। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और देखिएगा, बौद्ध धर्म से जब भी लोग प्रभावित है तो बौद्ध धर्म का प्रभाव मतलब देखने को मिलेगा, और बौद्ध धर्म का प्रभाव मिलेगा, यानी बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित मतलब मूर्तियां देखने को मिलेगी। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित क्या? उनके जीवन के मतलब विभिन्न पक्षों को दर्शाने वाले, मतलब कहने का जैसे महापरिनिर्वाण हो गया, निर्वाण हो गया ना, या ज्ञान की प्राप्ति हो गया, या महात्मा बुद्ध का अवलोकितेश्वर होगा, जो उनका अलग अलग माना गया है ना। महात्मा बुद्ध का अलग अलग अवतार माने गए हैं। कितने अवतार? बौद्ध धर्म को क्या लिखे हैं सर? बौद्ध धर्म को सूद से संबंधित मूर्तियां। बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव मिलता है तो बुद्ध से संबंधित मूर्तियां, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित, जैसे मैत्रेय है, अपाला है ना, अवलोकितेश्वर है, ये क्या है? बौद्ध का ही रूप माना जाता है। किनका? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध करने के तो समझ में आ जाएगा। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने सारे मतलब फैक्ट हैं या फिर उनके पक्ष हैं, उससे संबंधित मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। जैसे मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री,
इत्यादि। देखिए, अब बौद्ध धर्म का तो प्रभाव इन पे था, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म से भी यानी वैष्णव धर्म से भी ये लोग प्रभावित थे। कौन से धर्म से जी? वैष्णव धर्म से। वैष्णव। हाँ, तो जब वैष्णव धर्म से प्रभावित रहेंगे तो वैष्णव धर्म से संबंधित भी मूर्तियां देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके पास देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग पहले आते हैं। ये पाल कला है, और पाल कला ये शुरुआत कब हुआ था जी? 8वीं शताब्दी। 850 से 1050 तक। हाँ, 8वीं शताब्दी से 11वीं लेकर शताब्दी के तक। हाँ 11वीं शताब्दी के अंतर्गत ये पाल कला देखने को मिलता है। 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के। अब इसमें 750 में 8वीं शताब्दी के मध्य से, लेकिन अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में ये पाल कला का विकास हुआ। इससे पहले हम लोग आते हैं तो गुप्ता का पीरियड देखने को मिलता है ना, गुप्ता एरा। और गुप्ता एरा ही जो वो समय था जहाँ पे मंदिर और मतलब हिंदू धर्म में वैष्णव या हिंदू धर्म डायरेक्ट इसको मान लीजिए, भागवत धर्म, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था ना। इसके पहले कुषाण का जो शासक था कनिष्क का, उस समय बहुत बड़ी मात्रा में बुद्ध की प्रतिमाएं बनी थी ना। हालांकि मौर्य में हम लोगों ने देखा था कि वो धर्मनिरपेक्ष था। धर्मनिरपेक्ष इसलिए था कि अभी वो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने सारे थे, जैसे मैं बताया था कि ये जन्म से संबंधित है, ये उनके ज्ञान के प्राप्ति से संबंधित है, ये मृत्यु से संबंधित है, उस प्रकार के जो सिंबॉलिक था, उस प्रकार के चीज़ों को मतलब मौर्य कला में समावेश किया गया था। यानी कहने का अर्थ ये है कि मौर्य कला में जो धर्म था वो बहुत ही सरल था, सिंपल था, वो सिंबॉलिक ही अभी रहा था। लेकिन कनिष्क के समय में मानव मूर्ति बनने लगता है और वहाँ पे गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। और उसके बाद से जो गुप्ता का पीरियड आता है तो यहाँ पे हिंदू धर्म भी आगे मतलब प्रसार प्रचार होता है, इसका मंदिर बनना प्रारंभ हो जाता है, और फिर हिंदू धर्म में का मतलब ज़्यादा ही प्रसार होता है भागवत धर्म के रूप में ना, क्योंकि गुप्ता का ही वो समय है जहाँ पर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना किया गया है। तो अब ये चीज़ था। और इनके बाद आता है जब पाल कला, तो पाल कला में ऑब्वियस ही बात है कि शुरू से ही जो हमारा देश रहा है विभिन्न धर्मों के मतलब मानने वाले लोगों को के साथ में लेकर के समावेशित करते हुए चला है। चाहे बहुत हद तक कट्टरता देखने को मिला है, वो कट्टरता मतलब दिल्ली सल्तनत में भी देखने को मिलता है, मुगल साम्राज्य में भी देखने को मिलता है, आज भी देखते हैं कि कट्टरता मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरता के साथ जो होता है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता देखने को भी मिलता है, यानी सभी धर्मों को भी मतलब जगह दिया गया है। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि जो पाल शासक थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित, और वैष्णव धर्म से क्या हो जाएगा? विष्णु भगवान का, सूर्य देव का, गणेश का इत्यादि का क्या होगा, यहाँ पे भी संबंधित मूर्तियां देखने को मिलती हैं। हालांकि प्रधान केंद्र में आपका था क्या था? बौद्ध धर्म था। एक मंदिर बनाने की कला होती है जिसको पंचायतन बोलते हैं। पंचायतन समझते हैं किसे कहते हैं? पंचायतन मंदिर। तो क्या बोले कि बौद्ध धर्म से मतलब प्रभावित था, उसका कला था, लेकिन वैष्णव भी देखने के लिए मिलता है मूर्ति, है ना? बौद्ध धर्म केंद्र में था, मतलब जैसे वही मैं पंचायतन से समझा रहा हूँ कि आप लोग अभी अगर हिंदू धर्म के जो लोग मानने वाले होंगे, अगर पूजा करने गए होंगे किसी मंदिर में, चाहे शंकर भगवान का मंदिर हो या राम का मंदिर हो, तो देखिएगा कि शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो जो मुख्य कक्ष होता है वहाँ पे तो शंकर भगवान रहते ही रहते हैं, साथ ही उनके आसपास पड़ोसी लोग में और देवता भी रहते हैं, जैसे राम का भी होगा, माँ दुर्गा का भी होगा मंदिर ना। तो लेकिन मुख्य मंदिर क्या होता है? या तो शंकर भगवान का होगा या फिर राम भगवान का होगा, लेकिन साथ में और देवता भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ऐसा ये भी था, इनका मुख्य धर्म क्या था? बौद्ध धर्म से ये लोग मुख्यतः प्रभावित थे, और मतलब केंद्र में बौद्ध धर्म ही था, लेकिन साथ साथ वैष्णव भी था। हालांकि वैष्णव में अब हिंदू धर्म में वैष्णव भी है और शैव भी है, शैव भी है। और वही सर बोलते हैं वैष्णव धर्म तो सर हिंदू धर्म हाँ बोलिए। हो जाएगा ना सर? हाँ वैष्णव धर्म सर तो वो तो हिंदू धर्म ही हो जाएगा। हाँ वैष्णव धर्म हिंदू धर्म है, शैव धर्म भी हिंदू धर्म है, भागवत धर्म भी हिंदू धर्म है, शाक्त जाइएगा तो वो भी हिंदू है, मतलब अलग अलग रूप है। चलिए, तो
इसके बाद से शैव और फिर जैन, नीचे दिख रहा है ना। जी सर। हाँ, शैव और जैन। तो शैव और जैन का जो प्रभाव देखने को मिलता है और इनसे संबंधित जो मूर्तियां देखने को मिलती है ये बहुत नगण्य देखने को मिलती है। लेकिन जो मुख्यतः मूर्तियां बनी हुई हैं बौद्ध धर्म से संबंधित और वैष्णव से। तो अब बौद्ध धर्म से ये याद रखिएगा, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, हथग्रीव इत्यादि, मतलब ये सब क्या है, बुद्ध के ही रूप है। हाँ, यहीं से मैं शुरू किया था कि ये सब बुद्ध के ही रूप है। जैसे हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के मतलब 10 अवतार बताए गए हैं, वैसे ही अवतार बताया गया है महात्मा बुद्ध के, और ये सब उन्हीं के अवतार हैं। प्रज्ञा परमिता, सहस्त्रचरिका, ये सब। और इसमें देखिएगा कि विष्णु भगवान का, सूर्य देव का, गणेश का, ना वरुण का इत्यादि का मतलब मूर्तियां बनी हुई है। अब यहाँ पे देखिएगा जो कांस्य की सबसे बड़ी प्रतिमा मिली है वो कहाँ से मिली है, सुल्तानगंज। कांच के सब सुल्तानगंज। हाँ। सुल्तानगंज से कांस्य की सबसे बड़ी प्रतिमा मिली है। देखिए, सौंदर्य तो मतलब ये तो सभ्यता की शुरुआत से ही है। मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ कि जब से मतलब ये मानव समाज शुरू हुआ है, जब से, यानी कहने का मतलब कि अपना पेट भर के मतलब क्या था, खाना बदोश जिंदगी था, उसके बाद से जब खाद्य उत्पादक जिंदगी शुरू हुआ है तब से लोगों के पास समय एक्स्ट्रा मिला है। अब लोगों के पास जब समय एक्स्ट्रा मिला है तो कला का विकास होने लगा है, या फिर जो लोग अपने सौंदर्य के प्रति जागरूक होते हैं उन पे मतलब ध्यान देने को समय मिला है, चाहे वो औरतें हैं या फिर जेंट्स लोग हैं, तो उन पे ध्यान देने को समय मिला है कि मतलब सौंदर्य के प्रति। अब सौंदर्य के प्रति जब ध्यान देने को मिलता है तो ये चीज़ हमें वहाँ से भी देखने को मिला था कि मौर्य कला में भी मूर्तियों को सजाया गया है, मूर्तियों को सजाया गया। सजाने के क्रम में विभिन्न प्रकार के मतलब आभूषण और कपड़ा का उपयोग किया गया है, और ये चीज़ आकर के आपको पाल कला में भी देखने को मिलता है। और चूंकि पाल कला जो था ये बौद्ध धर्म के तंत्रयान से ज़्यादा प्रभावित था। किससे? तंत्रयान। देखिए, बौद्ध धर्म किसने शुरू किया था? महात्मा बुद्ध ने ना। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म शुरू किया था। तो ये शुरू किया था इसलिए कि उस समय जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत ही ज़्यादा कर्मकांड शुरू हो चुका था और बहुत ही वो क्लिष्ट हो गया था, और साथ ही जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अपना धर्म मतलब कहने के लिए वो हिंदू धर्म के हैं, लेकिन फिर उनको अपना धर्म को मतलब मानने के लिए, उसका प्रैक्टिस करने के लिए अधिकार नहीं था। और जब ऐसे में कोई अन्य धर्म आता है जो आपको बोलता है कि ये आपके भगवान हैं और आपको इनकी पूजा करने की मतलब अधिकार है, तो आप क्यों नहीं अपनाओगे दूसरे धर्म को? सेम चीज़ में हुआ था। और वहाँ पे भी देखिएगा तंत्रयान है, वज्रयान है ना। इसमें क्या होता है कि फिर थोड़ा सा वैचारिक मतलब अंतर आता है और फिर अलग अलग मतलब कल्ट का उत्पत्ति होता है, जिसे हम कभी तंत्रयान बोलते हैं तो कभी वज्रयान बोलते हैं। मतलब अलग अलग ये दोनों कल्ट है ना। चलिए, इसके बाद से यहाँ पे तो समझ गए ना कि तंत्रयान से अपना ज़्यादा प्रभावित था, और तंत्रयान जो था वो जादू टोना और मतलब इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता था, मतलब फिजिकल चीज़ों पे। तो इसके वजह से मूर्तियों को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कहने का मतलब इनके सजावट पे इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया गया है कि ये मूर्तियाँ मतलब कभी कभार होता है कि अपने वास्तविकता से हट करके दिखती है, वास्तविकता से हट करके दिखती है। और तंत्रयान का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि पुरुष मूर्ति भी बनाया गया है, तो पुरुष मूर्ति को इतना मतलब श्रृंगार प्रदान कर दिया गया है कि वो भी नारी मतलब सौंदर्य लेकर के दिखता है। तंत्रयान का मतलब ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, और ज़्यादा प्रधानता मिलता है। तो तंत्रयान में जो मतलब इसके अंतर्गत जो मूर्ति बनाई गई है उन मूर्तियों को मतलब इतना सजा दिया जाता है कि जो पुरुष मूर्ति है वो भी उसमें महिला मतलब दृश्य देखने को मिल जाता है, मतलब महिला का सुंदरता लिया हुआ रहता है। हालांकि इस चीज़ को आलोचना में हम लोग कहेंगे
और इसके अलावा कहाँ कहाँ से ये मूर्ति मिला है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ कुछ जगह का नाम कहाँ कहाँ से बताया था जी मैं, अंतिचक, इमादपुर, ये सब बताया ना, कुरुकिहार, नालंदा, गया ना, बोध गया, ये सब याद रखिएगा, यहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं। अब बताए, अब आइए थोड़ा सा मृण मूर्ति को पढ़ने से पहले हम लोग जो पाल कला की मूर्ति है इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो धातु का प्रतिमा बनाया गया पहली बार है ये। हाँ और मतलब वो क्या बोलते हैं सर, सांचे में मतलब कि सांचे में ढालकर मूर्ति बनाया गया है। हाँ, धातु की प्रतिमा, जी और दूसरा मतलब ये काष्टी में जो सांचे में ढाल करके बनाया गया है। जी हाँ, सांचे में ढाल बनाया गया है। देवी देवता की मूर्ति बनाई गई है, धर्म का मतलब। हाँ, ब्लैक बेसाल्ट स्टोन का प्रयोग किया गया है ना इसमें मूर्ति में, क्या चीज? ब्लैक बेसाल्ट का, ब्रॉन्ज का है हाँ, जैसे स्टोन। हाँ, जो पत्थर का जो मूर्ति बनाया गया, प्रस्तर मूर्ति, वो काले हाँ ये बेसाल्ट पत्थर पत्थर का। फिर बुद्ध, इसमें खासियत ये होगा इसका मूर्ति का कि इसमें बौद्ध धर्म का मतलब डोमिनेंस देखने के लिए मिलता है। हाँ, बौद्ध धर्म के साथ साथ सर हिंदू धर्म मतलब कि ये वैष्णव धर्म का मिलता है। हाँ, हिंदू का भी मिलता है, कुछ मूर्तियां हिंदू को भी पाए गए हैं, गॉड गॉडेस, हाँ। लेकिन हाँ। डोमिनेंस कहा जो जाए तो डोमिनेंस है बुद्धिज्म बौद्ध का धर्म का है, है। बौद्ध धर्म का है, लेकिन पाया गया है वो भी हिंदू का भी, हाँ, चलिए डोमिनेंस नहीं है बट हिंदू। और बताइए। बहुत कुछ हो जाएगा। बताइए, बहुत कुछ हो जाएगा। तो इस पे सुंदरता पे विशेष ध्यान दिया गया, मतलब मूर्तियां अत्यंत सुंदर हैं। बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छा बनाया गया है इस कला में। तंत्रयान का कि क्या होता है सर, वो भी मेरा ऐसा दिखने लगता है। हाँ, तंत्रयान से भी प्रभावित है ये, तो ये बौद्ध धर्म जो आ जाएगा ना उसी का हिस्सा है। क्या बोलते हैं, तंत्रयान। मूर्तियां अत्यंत सुंदर हैं और बहुत अच्छे से कहानी की तरह दिखाया गया है, जैसे कि अगर बुद्ध का मूर्ति है तो उसका जन्म है, सारा कुछ है उसके बारे में। हाँ, मूर्ति में मतलब ये तो धार्मिक मूर्ति तो है ही, साथ में सामान्य जनजीवन का भी चित्रण किया गया है, सामान्य जनजीवन का, मतलब जो डेली लाइफ में चीजें घटती है या मानव का या अन्य कोई दृश्य होता है उसका भी चित्रण किया गया है। चलिए, खास करके बुद्ध भगवान का सारा कुछ है। हाँ, और इधर का भी जैसे कि उसमें ज्वेलरी बहुत अच्छे से बनाया गया है, कि ज्वेलरी को बहुत अच्छे से दिखाएगा, ऑर्नामेंट्स को बहुत, उसको बॉडी पार्ट्स तो अलग उसका खासियत है, लेकिन ज्वेलरी को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है उस मूर्ति में। हाँ, ऑर्नामेंशन का जो यहाँ पे है, मतलब श्रृंगार जो किया गया है, जैसे माला पहना दिया गया, कंकन पहना दिया गया, इस टाइप का जो कार्य किया गया दिखता है, किसका डोमिनेंस दिखता है। हाँ, इसका डोमिनेंस दिखता है। और यही सारा चीज तो मैं बता रहा हूँ कि जो होता है आलोचना बन जाता है। आलोचना इसलिए बन जाता है कि इतना सजा दिया गया है कि पुरुष भी महिला के भांति प्रतीत होता है ना। तो ये यहाँ पे लिख दीजिएगा, मूर्तियां अत्यंत सुंदर है, मतलब इस पे क्या किया गया है, ऑर्नामेंट को क्या बोलते हैं जी हिंदी में? श्रृंगार। श्रृंगार प्रधान है, मतलब ये सारी मूर्तियां। हाँ, सजावट है और क्या। चलिए, आलोचना बताइए तो। आलोचना विशेषता सर आलोचना में कल एक पॉइंट बोले थे ना कि उसके अग्र भाग को ज्यादा दिखाया जाता है। हाँ, ये तो हर जगह मतलब आलोचना में आ गया। ये प्लेन रखता है आगे भाग पे ध्यान देता है। हाँ, मतलब आलोचना ये है इसका कि अग्र भाग पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन कुछ मूर्तियों में कुछ मूर्तियों के पश्च भाग भी बहुत ही सावधानी से बनाया गया है। चलिए, ये तो एक हो गया आलोचना। और बताइए। तो आलोचना में ये हो सकता है क्या कि जो पुरुष का जो बॉडी है, मतलब उसको पूरा स्त्री जैसा साज सजा दी है, क्या आलोचना हो सकता है कि नहीं? आलोचना काहे नहीं होगा। अब एक बात बताइए, आप पुरुष का मूर्ति बना रहे हो, लेकिन आप उसको इतना सजा रहे हो कि महिला दिख रहा है, तो ये तो आपका निंदा हो गया ना। आलोचना मतलब निंदा करना, मतलब मजा हाँ, तो वही लगता है कि इसमें लिखना चाहिए ये बात भी। हाँ, तो बोलिए क्या लिखा जाए इसको। हाँ, तो लिखना चाहिए कि मतलब पुरुष का जो भी मतलब स्ट्रक्चर है या साज सज्जा है उसको स्त्री के जैसा नहीं दिखाना चाहिए था, उतना भी ज्यादा उसका नहीं होता है ओरिजिनल में।
सर हम बोले सर, तंत्रयान में मूर्तियों को इतना सजा दिया गया है कि वो स्त्री के रूप में दिखने लगे, हाँ मतलब पुरुष मूर्तियों को। पुरुष मूर्ति हाँ, पुरुष मूर्ति पुरुष को मूर्ति भी, स्त्री के रूप में दिखा। पुरुष मूर्तियों को भी मतलब इतना सजा दिया गया है। स्त्री रूप तो में हम इनसे श्रृंगार बोलेंगे कि बॉडी ऑफ मेल आइडियल शोज द फॉर्म ऑफ फीमेल वीकनेस टाइप का है। हाँ, हम्म। इतना मतलब सजा दिया गया है कि ऑर्नामेंशन मतलब इतना ज्यादा दे दिया गया है कि उसमें बॉडी ऑफ नारी। मेल आइडियल शोज द फीमेल जनरलाइज्ड वीकनेस टाइप का होना चाहिए कि साधारण टाइप से उसका कमजोरी टाइप का दिख रहा है उसका सारा कुछ तो उसका मतलब महिला की जो कमनीयता होती है, सुंदरता होती है, वो हाँ, झलक वो देखने सब को मिलता है। वो दिखना चाहिए जनरलाइज्ड वीकनेस ऑफ फीमेल। महिला की सुंदरता। और एक बताइए क्या चीज है यहाँ पे ना। अब देखिए, जब ज्यादा सजाया जाएगा तो कृत्रिम लगेगा, नेचुरल नहीं लगेगा हाँ, और जेनेटिक हो जाएगा ना। कृत्रिमता का भान दिखता है, आभास या भान दिखता है ना। मतलब ज्यादा सजा जी दीजिएगा। अब एक बात बताइए कि मतलब व्यक्ति का भी मूर्ति बना रहे हैं और उसको इतना सजा दे रहे हैं कि पुरुष महिला जैसी दिख रही है और साधारण मानव भगवान जैसा दिख रहा है, तो ये तो उसका आलोचना ही हो गया ना। एक चीज और लिखिएगा कि इसमें तंत्रयान का ज्यादा प्रभाव है। पॉइंट बनाना है हमें तंत्रयान का, और ये सब तंत्रयान के कारण ही हो रहा है। तो तंत्रयान का प्रभाव, तंत्रयान भी बुद्ध धर्म का ही पार्ट है ना। हाँ उसी का पाठ है। चलिए, देव मूर्ति में भी देव मूर्ति में भी मानवीयता का भाव दिखता है। अच्छा, हाँ, सारनाथ कला जो कि अशोका के समय का था, हाँ हाँ, मौर्यन कला था। अब कैसी बात है, आपने पीछे वाला से प्रेरित होगा ही ना। हाँ, तो ये भी आलोचना हो सकता है आराम होगा से। ही, तो कॉपी केट हो गया ना ये। कॉपी हो गया ना। हम्म। और कॉपीराइट हाँ का हाँ हाँ, नियम है, तो कॉपीराइट तो चलेगा नहीं। चलिए, ये जो आलोचना था सभी मूर्तियों के लिए था, चाहे वो प्रस्तर मूर्ति हो या मृण मूर्ति हो या कांस्य इमेज हो, सबके लिए था। अब हमारा एक चीज, हाँ, और कला नहीं, पाल कला का नहीं, मूर्ति कला का था ये। पाल मूर्ति कला का आलोचना और विशिष्टता हम लोग देख लिए। अब आते हैं जो इनका कास्ट इमेज बना था, यानी कांस्य का इमेज बना था, वो धातु को गला करके फिर सांचे में ढाल करके बनाते थे, धीमन बिटपाल थे ना। और प्रस्तर इमेज था वो काले बसाल्ट पत्थर का बना था। किस चीज का बना था जी? काले काले बसाल्ट पर रहता। ब्लैक बसाल्ट ब्लैक बेसाल्ट स्टोन, इस चीज का ये बना था। सर क्या बोले, कोट की प्रशस्तर में ये बना हुआ था ब्लैक प्रस्तर बेसाल्ट। प्रस्तर प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। अच्छा, प्रस्तर बोलते हैं, हमारे लोग प्रशस्तर पढ़ते थे। नहीं, प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति, स्टोन मतलब प्रस्तर इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर प्रस्तर को? स्टोन, पत्थर। अच्छा, स्टोन को बोलते हैं प्रस्तर। हाँ। अब आते हैं कि मृण मूर्ति जो था ना, और मृण मूर्ति में आप लोग को बता चुका हूँ कि जो माटी का मूर्ति होता है उसी को आग में पका दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृण मूर्ति। तो कुछ मृण मूर्तियाँ और कुछ पत्थर की भी मूर्तियाँ आज भी बहुत सारा घर आप लोग को देखने को मिल जाता होगा, जिसपे सजावट का काम किया जाता है घरों पे, मूर्तियों को बना करके। देखे हैं आप लोग? या तो किसी के घर जी में सर। सरस्वती माता का मूर्ति बना दिया गया होगा, या हाँ, विष्णु देखते भगवान का। हैं गाँव में। हाँ हाँ। तो ये जितने सारे मतलब स्थापत्य कला के अंतर्गत महाविहार या मंदिर, ये सारी चीजें जो भी मतलब बनते थे या घर जो बनते थे, उस पे सजाने का ये लोग कार्य करते थे मृण मूर्तियों। क्योंकि मृण मूर्तियाँ थोड़ा सस्ती होती है ना। कांस्य इमेज तो थोड़ा सा मान लेते हैं कि आज तक भी मतलब आज से 15-20 साल पहले देखते हैं कि अगर बाहर कांस्य इमेज मिल जाए घर पे, बचेगा जी? मंदिर से लोग चुरा ले जाते हैं, तो घर पे कौन छोड़ देगा सही बात। ना। तो ये महाविहार, मंदिर, घर इत्यादि जगहों पे मतलब प्रस्तर मूर्तियाँ या मृण मूर्तियाँ मतलब सजावट के रूप में, सजावट के लिए प्रयोग किया गया है। किस चीज के लिए किया गया है प्रयोग? मृण मूर्तियों को सजावट के लिए। हाँ, सजाने के लिए करते हैं। मंदिर के स्ट्रक्चर की संरचना की बात करते हैं तो वहाँ पे उसको तोरण बोलता है।
जैसे साउथ का मंदिर देखिएगा, मूवी में दिखाया जाता है, तो एक बड़ा सा दिखाया जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा मूर्ति बना रहता है। एक्चुअली वो मंदिर रहता नहीं है, वो तोरण है, मतलब एक तरह से प्रवेश द्वार है। मंदिर तो उसके पीछे रहता है। मंदिर का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मतलब ये हो जाता है आपका। और साउथ में अब जब हम लोग देखेंगे तो ये और आगे चला आता है। और यहाँ पे होता है जो हम लोग देखते हैं, बड़ा सा बना रहता है कुछ इस प्रकार सा स्ट्रक्चर ना। जी जी और इस पे ना बहुत सारी मूर्तियाँ बनी रहती है। जी सर, छोटा छोटा सी करके बना रहता है चारों साइड से। तो ये मंदिर नहीं है, इसके आगे बहुत बड़ा कैंपस रहता है। और फिर इसे जाइएगा तो मंडप होता है, और फिर गर्भगृह यहाँ पे होता है। और गर्भगृह जो होता है ना, यहाँ पे जो मेन भगवान होते हैं वो होते हैं। जैसे एक बार मैं गया था विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा गया था, तो कनक्का दुर्गा टेम्पल था। का दुर्गा टेम्पल साउथ का सबसे बड़ा मंदिर है दुर्गा माता का। यहाँ पे गया था तो यही आ गया था। तो हम लोग तो उस समय तक मतलब यही जानते थे, अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़े भी नहीं थे सही से, तो हम लोग इसी को मंदिर समझ लेते हैं, जो ये वाला जिस पे बना रहता है। और ये बड़ा रहता भी है। इस मंदिर में जो साउथ का जितने सारे मंदिर रहते हैं उसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर यही रहता है, जो तोरण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यही मंदिर समझ लें। लेकिन मंदिर ये नहीं है, ये तो बस आगे सब दुकान उकान लगा है, जगह है। और यहाँ से एंट्री किए, फिर आप लाइन में लगते हुए गर्भगृह के पास जा रहे हैं। जो मेन भगवान या देवता है उनका जो मंदिर वहाँ पे रहता है। तो ये तोरण होता है। यहाँ पे हम लोग गए थे तो वहाँ पे फिर सही से देखे थे और समझे थे कि आखिर होता क्या है। और बाकी ये गर्भगृह होता है, और गर्भगृह के इर्द गिर्द मतलब और सारे देवी देवताओं का मंदिर होता है, देखने को आप लोग मिलता है ना। और इसका अगल बगल जो अगर मंदिर रहता है तो इसको पंचायतन शैली बोलते हैं। मान लो कि ये मंदिर हो गया बड़ा वाला, और इसके सपोर्टिंग में और अगल बगल मंदिर है। मतलब एक तो मान लो ये यहाँ पे शंकर भगवान हो गए या माँ दुर्गा हो गई, जो मेन हो गई, इनका मंदिर बड़ा रहता है। साइड में और छोटा छोटा मंदिर रहता है, और इसमें अन्य दूसरे देवी देवता रहते हैं, तो पंचायतन शैली बोला जाता है। बाकी गर्भगृह ये होता है, और ये प्रवेश द्वार यानी तोरण बोलते हैं। बाकी हम बाद में आपको पढ़ा देंगे मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर, कि साउथ का मंदिर किस प्रकार से होता है ना, जो आपका द्रविड़ स्टाइल में होता है, नागर स्टाइल वाला कैसे होता है, और फिर से कौन सा है जी, बेसर है, वो स्टाइल कैसे होता है। तो ये जो घर का दीवार बना रहता है, तो कभी कभार देखिएगा कि घर के दीवार पे यहाँ पे मूर्तियाँ या तो व्यक्ति का हो सकता है या फिर किसी जानवर का हो सकता है। मतलब ये मान लो हाथी का मूर्ति यहाँ पे बना के लटका दिया गया, मतलब वो सुशोभित करने के लिए। और आज के समय में भी देखिएगा, जब पुराना घर होगा तो ये मूर्तियाँ या तो पत्थर के या माटी के या फिर लकड़ी का भी मूर्तियाँ बना करके मतलब घरों पे सजाने का काम किया जाता था। तो पाल कला के समय में जो मृण मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो मैक्सिमम मूर्तियाँ किस चीज़ की थी जी, मृण मूर्तियाँ मतलब माटी की थी। और ये कहाँ पे होता था, घरों पे, मंदिरों पे या बिहारों पे सजाने का, मतलब दीवारों पे सजाने के कार्य के लिए किया जाता था। जैसे आप देखिए विक्रमशिला महाविहार है, बिहार भी याद रखिएगा। विक्रमशिला इसने बनाया था जी, तो मतलब धर्मपाल ही बनाया था। धर्मपाल बनाए थे। हाँ, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये किसने बनाया था? उदंतपुरी भी धर्मपाल ही बनाए थे। नहीं, देवपाल बनाए थे। देवपाल, हाँ, सोनपुरी धर्मपाल बनाए थे। ये दोनों बनाए थे धर्मपाल। अच्छा। तो इन मतलब महाविहारों में और महाविहार के आसपास भी मंदिर रहते थे, तो उन पे सजाने के लिए इन मृण मूर्तियों को बनाया गया है। एक मृण मूर्ति का यहाँ पे हम लोग को चर्चा देखने को मिलता है ना, कि जिसमें उसमें एक लेडीज को दिखाया गया है। वो लेडीज क्या है कि इमेजिन करना कि मतलब बैठी हुई है एक तख्ती पे, प्लेट पे, और उसका दाहिना पैर बायां पैर पे, जैसे कुर्सी पर आराम से बैठते हैं ना, दाहिना पैर बायां पैर पे रख के बैठी है। एक हाथ में आईना ली हुई है, दूसरे हाथ से अपने मांग में सिंदूर लगा रही है, और सिंदूर लगाते हुए फिर अपना वो रूप को मतलब देख रही है। और उस मूर्ति को बनाने के क्रम में मतलब कला का मतलब उत्कृष्टता को दिखाया गया है, कि कैसे एक महिला को मतलब सुंदर, मतलब उसके सजावट, कपड़ा, बैठने का, फिर उसके शारीरिक जो उभार होते हैं, बहुत ही सटीकता से दिखाया गया है। तो ये कहानी याद रखिएगा, मतलब क्योंकि ये हर लोग लिखते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जैसे होती हैं ना, हमें एक्स्ट्रा तो देना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो होती है इसको हम लोग छोड़ के नहीं चल सकते हैं ना। तो यही कि मतलब पाल कला में कलात्मक मूर्ति कला का मतलब कलात्मक सर्वोत्कृष्टता देखने को मिलता है,
कि जिस पे एक मतलब तख्ती पे औरत मतलब बैठी हुई है ना, और जिसमें उसका दाहिना पैर बायां पैर पे है और एक हाथ में आईना ली हुई है। आप देखिए दाहिना बायां तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से औरतें सिंदूर जो लगाती है दाहिने हाथ से लगाती है, तो बाएं हाथ में आईना रहेगा और दाहिने हाथ से वो सिंदूर लगा रही है ना, तो उसमें कलात्मक दृष्टि से मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्टता प्रदान किया गया है। बाकी उसकी शारीरिक खूबसूरती को भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। जैसे उसका अधर होता है वो बहुत खूबसूरत दिखाया गया है, अधर मतलब होठ होता है ना, और जब उसके जो शारीरिक बनावट होते हैं जैसे पतला कमर ना, जैसे भोजपुरी गाना में हर एक हीरोइन आ जाती है, गाना सारा पतली कमर पे चलता है, अब पता ना पतली कमर दिखे या ना दिखे, कोई उसे वो नहीं होता है। तो उस प्रकार से मतलब पतला कमर, खूबसूरत होठ, मतलब उसके चेहरा और बाकी शरीर का जो उभार दिखाया गया है बहुत ही बढ़िया से उसमें दिखाया गया है। ये याद रखिएगा। मृण मूर्ति खत्म होता है अब हम लोग का। जी सर। मतलब मूर्ति कला में कहीं डाउट, मूर्ति कला का विशेषता हो गया और जी विशेषता हो गया, आलोचना भी हो गया। मूर्ति कला जी। जब भी आप लोग लिखने जाइएगा तो ये वाला डायग्राम खींच दीजिएगा। मृग मूर्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेराकोटा, चलो। टेराकोटा बोलते हैं। और देखिए अब मृण मूर्तियां है, अब ये सी बात है, जब माटी की बन रही है तो माटी की बन रही है तो मतलब लोगों द्वारा भी बनाया जाएगा, और लोगों द्वारा भी जब बनाया जाएगा तो इसमें भगवान सहित सामान्य जनजीवन, सामान्य जनजीवन, जो अभी हम लोग औरत की सुंदरता वाला जो तारीफ कर रहे हैं सामान्य जनजीवन, तो सामान्य ही जनजीवन है, वो डेली लाइफ का जो होता है वही एक सीन है। क्योंकि हमारे समाज में देखिएगा तो हर रोज औरत जो होती है अपना सिंदूर दान करती है ना, वो सिंदूर लगाती है, तो ये डेली लाइफ का यानी सामान्य जनजीवन का और भगवान सहित मतलब सामान्य जनजीवन का। और सामान्य जनजीवन में क्या हो गया, लोगों द्वारा डेली लाइफ। इसके अलावा पशु पक्षी का भी फिगर बनाया गया है, पशु पक्षी का भी मूर्ति बनाया गया है, खिलौना भी बनाया गया है ना, खिलौना भी बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखिए, अब इसमें जब देखिए मूर्ति में मतलब इतना सहजता से उस समय में दिखा दिया गया है कि सिंदूर लगा रही है, आईना से अपना मतलब स्वरूप भी देख रही है, तो इस प्रकार से खिलौना उलौना भी मतलब बहुत आसानी से हंसता हुआ बालक हो गया या मतलब और भी हो गया, ये सारी चीज़ें मृग मूर्तियाँ के अंतर्गत बनाई गई है ना। अब आते हैं इसमें हम लोग किस पे, चित्रकला पे। इसमें कुछ छूटा नहीं ना है? नहीं सर। तो अब भगवान का जितना बात आ जाएगा तो मैं पहले ही बताया हूँ आप लोगों को कि डेली लाइफ से यूज कीजिए, खास करके जब धर्म का बात आ जाए तो उसमें तो सोचना ही नहीं है। फिर वही भगवान शिव का फोटो आएगा, अर्धनारीश्वर का आएगा, विष्णु का आएगा, गणेश का आएगा, सूर्य का आएगा, इंद्र का आएगा, बौद्ध धर्म के जितने सारे मैं बताया था, अवलोकितेश्वर हो गया, मंजूश्री हो गया, पाला हो गया, हथग्रीव हो गया, मैत्रेयी हो गया ना, तो ये जितने सारा आ गया, ये सबका मतलब यहाँ पे देखने को बलराम हो जाएगा, राम हो जाएगा, ये सब चीज़ देखने को मिलता है ना। सामान्य जनजीवन में मतलब व्यक्तियों का, फिर पशु पक्षी, खिलौना, ये सब चीज़ देखने को मिलता है मृग मूर्ति में। पांडुलिपि और हाँ, पांडुलिपि को मेनू स्क्रिप्ट बोलते हैं। अच्छा। और इसको क्या बोलते हैं? म्यूरल। हाँ, पेंटिंग्स। म्यूरल बोलते कि मुराल बोलते, उच्चारण क्या होता है इसका? अरे म्यूरल होता उच्चारण को लेकर के कंफ्यूज मत रहिए, बस आप समझ रहे हैं उसका अर्थ को समझिए ना। उच्चारण को क्या होता है कि मतलब जैसे जैसे अपना अपना उच्चारण होता है, अपना अपना नहीं होता है। कहने का मतलब कि जो हमारा भारत देश है यहाँ पे ही उच्चारण का अंतर पड़ जाएगा। मैं जब वहाँ पे दिल्ली में था तो इवोल्यूशन क्लास में जूलॉजी पढ़ने जाता था, वो भी इंग्लिश मीडियम में लिखती थी, मैं भी इंग्लिश मीडियम में लिखता था। लड़की एक थी, नॉर्थ ईस्ट की थी, पता ना नॉर्थ ईस्ट में कहाँ की थी, मुझे ये आइडिया भी नहीं था। पास में ही बैठती थी और पता ना कभी कुछ बोलती तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, बोलती तो इंग्लिश ही थी। मैं तो सोचता था कि इससे तो अच्छा कम से कम इंग्लैंड वाले हैं कि बोलते हैं तो समझ में आ जाता है ना। तो थोड़ा सा टोन का अलग हो जाता है। तो बहुत लोग इसको म्यूरल भी बोलते हैं और बहुत लोग ज़्यादा खींच देंगे। देखिए अब म्यूरल को इतना अच्छा से अब हम कह दिए तो बीचे में पड़ जाएगा ये म्यूरल। अब पता ना म्यूरल में बोला हूँ कि म्यूरल बोला हूँ ना।
तो थोड़ा सा खींचते खींचते चला जाता है, और जो लैंग्वेज होता है सहजता को ग्रहण करता है। सहजता मतलब समझ रहे हैं ना? जी सर। हाँ, जैसे ओरिजिनल शब्द है कर्पूर, लेकिन लोग उसको क्या बोलते हैं? कपूर। कर्पूर कहने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो सहज है क्या? कपूर। चलिए, पांडुलिपि। पांडुलिपि कहाँ बनाया जाता था? तो कागज पे बनाया जाता था। ये कहाँ बनाया जाएगा जी? प्रदीप जी, कागज पे? कागज पे सर, ताम्रपत्र। कागज पे? हाँ, पांडुलिपि कागज पे बनाया ताम्रपत्र पे लिखा जाता था ना, क्या? या फिर विशेष प्रकार के चीज? अरे कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था तो कहाँ से बनाया जाएगा कागज कागज? वहाँ कहाँ से आ गया? कागज चीन ही का आविष्कार है, 7वीं शताब्दी का है, 11वीं 12वीं का। कागज का आविष्कार नहीं किया गया था। तो ताड़पत्र, भोजपत्र, बस ताम्रपत्र, इसमें और इसमें अंतर है दोनों में। जी। भोजपत्र, ताम्रपत्र से थोड़ा सा मतलब समझाते थे ताम्रपत्र का मीनिंग। ताड़पत्र जो होता है, जो पाम ट्री होता है ना, जी जी उसका जो हाँ पत्ता सर, उसको होता है उस पे लिखा जाता है। और ताम्र मतलब कॉपर का प्लेट बनाया जाता था, कॉपर का। जैसे ये प्लेट बना दिया कॉपर। गया और इस प्लेट पे लिखा जाता था ना। हाँ ठीक है सर, समझ गया सर, समझ गया। और जी भोजपत्र तो समझाने का बात ही नहीं है। समझाइए सर भोजपत्र क्या? तो भोजपत्र एक पेड़ है ना, और जी सर। उसका जो पत्ता होता है उस पे लिखा गया है। ये सबसे पुराना ताड़पत्र क्या बताया सर? ताड़पत्र क्या बता? पाम ऑयल का जो ट्री होता है ना, पाम ट्री, ये अच्छा, वाला। पाम ट्री। हाँ, तो इससे होता है वो, मतलब देखे ना, ताड़ का पेड़ देखे होंगे ना, हाँ हाँ, पाम ट्री उसका देखा। ऐसा ताम्रपत्र उसका ऐसे चौड़ा चौड़ा पेड़ पत्ता रहता है, लंबा लंबा, तो उसी पे होता है। अब उस भोजपत्र नहीं देखे सर। भोजपत्र भोजपत्र अब कहाँ देखने को मिलता है? मतलब ये सारा चीज खत्म हो गया, अब तो ये भी नहीं देखने को मिलता है। भोजपत्र देखने को मिलेगा, किसी म्यूजियम में जाना पड़ेगा जहाँ पे ये सब चीज रखा गया है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। पत्र, भोजपत्र मतलब इत्यादि पे, मतलब जितने सारे उस समय का जो लेख लिखा गया था, लेख यानी कुछ कुछ महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, इस टाइप से जितने सारे राइटिंग्स हुआ है, तो उस राइटिंग्स पे जो ऊपर जगह बचता है थोड़ा थोड़ा ना, आज भी हम लोग लिखते हैं कॉपी में तो देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा साइड साइड से जगह बच जाता है ना। या आप लोग कंप्यूटर का काम सीखे होंगे तो एक कोरेल ड्रॉ होता है उसमें, या फोटो फ्रेमिंग कराते हैं, फोटो बनाते हैं, तो देखते हैं कि जो साइड साइड वाला जगह बचा रहता है, इस फुल उल्टा टाइप से क्या कर दिया जाता है, बताइए, डिजाइन बना दिया जाता है, बना दिया जाता है ना। तो वैसे ही सेम चीज हुआ है यहाँ पे पांडुलिपि के अंतर्गत। इसमें जो लिखा गया है, तो मतलब जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, लिख दिया गया है, लेकिन जो जगह बचा है साइड साइड से, तो उस साइड साइड पे बहुत छोटी छोटी कलाकृतियां, मतलब पेंटिंग के रूप में किया गया है, और ये इसको खूबसूरत बनाने के लिए किया गया है, समझ रहे हैं ना। और ये काम ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे और ताम्रपत्र पे, ताम्रपत्र। ये सब पे किया गया है। और इसमें कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे प्रज्ञा परमिता जो राइटिंग्स है ना, अष्टसहस्रारिका, प्रज्ञा परमिता, अष्ट ऐसे लिखेंगे, अष्ट सहस्रिका, पंचरक्ष, इसको इंग्लिश में वैसे लिख लीजिएगा, प्रज्ञा परमिता, क्योंकि नाम है ये, अष्टसहस्रिका, पंचरक्ष इत्यादि। इन पे ये जो मेन्यू स्क्रिप्ट होता है पाल कला के अंतर्गत, ये चीज देखने को मिलता है। ये कहाँ पे रखा गया है? ये इंडिया में नहीं है। अष्टसहस्रिका, पंचरत्न कहाँ पे है सर? बाहर में, फॉरेन में कहाँ पे है? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, हाँ इंग्लैंड में। हाँ, और इस कहाँ पे है? आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लिख लीजिए। तो सहेज के रखा है अच्छे से। हाँ, सर झारखंड म्यूजियम में भी बहुत सारा ताम्रपत्र मिलता है। हम झारखंड म्यूजियम में भी गए थे, तो वहाँ के लाइब्रेरी में भी बैठे थे बहुत देर तक, 8 घंटा बैठे थे, पूरा देखे थे क्या क्या रखा है। चलो, अच्छा आदत लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी जाती हो तुम।
कैम्ब्रिज 12 साल हम लाइब्रेरी में ही पढ़े हैं, उधर वहाँ रांची का इंटरनेशनल ब्रिटिश लाइब्रेरी में, वहीं पे रहते थे, जो भी खाली टाइम पे वहीं पे टाइम बिताते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और इस पे जब अब चित्र बनाया गया है, ये कहाँ से बौद्ध धर्म से प्रभावित था, तो बौद्ध के महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्यों को उकेरा गया है या चित्रित किया गया है, ये है आपका। और उसके बाद से जो म्यूरल पेंटिंग्स है, इसमें कहाँ से प्रभावित है? ये प्रभावित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के कौन से यान से प्रभावित है जी? तंत्रयान का, यहाँ पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है ना। और साथ में महायान का भी प्रभाव देखने को मिला। तंत्रयान, महायान, और साथ में ये हिंदू धर्म से भी प्रभावित था कुछ, तो हिंदू देवी देवताओं का भी चित्र हुआ है ना। अब इसमें इनके दक्षता पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि ये कितने दक्ष थे ना। तो ये दक्षता, मतलब इसमें दक्षता में बहुत निपुण थे, दक्षता में बहुत निपुण थे। इसलिए कहते हैं कि बहुत निपुण थे कि हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड मिला है तो हम इस पे चित्र नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मुझे आता नहीं है। इन लोगों को मतलब ताम्रपत्र, भोजपत्र कितना बड़ा होता है, ये ताड़पत्र बहुत छोटा छोटा होता है। उसमें भी मतलब आज का जो देखते हैं ना, उसको फाइन आर्ट या माइक्रो आर्ट जो बोलते हैं, जो चावल के दाना पे नाम लिखना, इस टाइप वाला जो आर्ट होता है ना, उस टाइप वाला ये जो कलाकार था कि मतलब थोड़ा सा जगह क्या मिला कि उस पर अपना चित्रकारी प्रदर्शन कर दिया। भित्ति चित्र कहाँ बनाया जाता है जी? दीवार पे। साक्ष्य प्राप्त हुआ है नालंदा जिला में। सराय साइड, सराय स्थल से, सराय साइड, हैं? सराय साइड, हाँ, सराय स्थल पे, सराय साइड, यहाँ पे ये पाया गया है। जैसे वहां पे एक चबूतरा बना हुआ है ना, चबूतरा जैसे मान लीजिए चबूतरा हो गया ना, तो इस चबूतरा का जो ये वाला दीवार है, जो साइड वाला, नीचे तो बनेगा ना, वो तो ऐसे ही भूमि में है, ऊपर तो खाली रहेगा। जो साइड वाला दीवार है, उस दीवार पे मतलब चित्रकारी किया गया है। क्योंकि अब ये चबूतरा है तो ये भीत है, और भीत है तो इस पे जो चित्र बनाया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र बोलते हैं। और ये ग्रेनाइट का देखिए। चलिए, कहा जाता है कि इन चित्रों पे अजंता शैली का प्रभाव है। अजंता शैली का प्रभाव इसलिए कहा जाता है कि इससे पहले भित्ति चित्र का काम कहाँ पे हुआ है जी? अजंता गुफा में हुआ है ना, तो इसलिए इस पर अजंता शैली का प्रभाव भी कहा जाता है। और बाकी इस चबूतरा मतलब किस चीज़ का? ग्रेनाइट का बना हुआ है। और बोधिसत्व, हाथी, घोड़ा, कुछ ज्यामितीयकार का, कुछ मानव का, बोधिसत्व में मानव ही आ जाएगा इसमें, ठीक है। इस सब चीज़ का चित्र बना है। तो ये है आपका म्यूरल पेंटिंग्स। अब म्यूरल पेंटिंग्स हो गया तो पेंटिंग्स खत्म हो गया।